हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का 5th चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी 10 to 17 सेंचुरी। चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, बट इसमें हमें 3 जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे मेजरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे या उन्होंने जो बुक्स लिखी उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वन शॉर्ट लेक्चर होगा, इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा नोट है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि डायरेक्टली आप उन नोट्स को जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसको आंसर राइटिंग में यूज कर पाओ। नोट्स की पीडीएफ कहां पे मिलेगी? तो नोट्स की पीडीएफ बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इसी के पैरेलली हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12th ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो वन शॉर्ट सोल्यूशन है ये चैनल आपके क्लास 12th ह्यूमैनिटीज की पूरी प्रिपरेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मेजरली हमें 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अल बरूनी, जो उज्बेकिस्तान से आए थे 11th सेंचुरी में। सेकंड वन इज इब्न बतूता, जो 14th सेंचुरी में मोरक्को से आए थे। और थर्ड वन इज फ्रांकोस बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे 17th सेंचुरी के अंदर। चैप्टर का फ्लो कुछ इस तरीके से है कि पहले हम इन तीनों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि कैसे आए, कब आए, क्या इनका इंटरेस्ट था। फिर नेक्स्ट हम इनका थोड़ा पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ के सिटीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, राइट। फ्रांकोस बर्नियर की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर के टाइम पे ये लगभग आए थे और उस बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। ठीक है, अल बरूनी ने भी कुछ ऐसे बेसिक, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट आर रिलीजन, तो उसके बारे में काफी कुछ लिखा है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ, अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल बरूनी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1973 सीई के अंदर ख्वाजरिम, जो आज के टाइम का उज्बेकिस्तान है, वहां पे हुआ था। ठीक है, इन्होंने काफी सारी लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई की है, संस्कृत पढ़ा है, अरबिक पढ़ा है, पर्शियन पढ़ा है। ठीक है, बात करते हैं इंडिया की जर्नी की, तो ये इंडिया तक कैसे आए? ये उज्बेकिस्तान में रहा करते थे, राइट। तो जब उज्बेकिस्तान के ऊपर सुल्तान मोहम्मद ने वहां पे इन्वेड किया था, तो वो वहां से काफी सारे लोगों को गजनी ले गए थे एंड अल बरूनी वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो पहले गजनी आते हैं। अब जब पंजाब जो रीजन था, जब वो गजनविद एम्पायर के कंट्रोल में आ जाता है, मोहम्मद सुल्तान जब यहाँ पे भी इन्वेड कर लेते हैं, तो समहाउ ही गेट्स कनेक्टेड टू इंडिया एंड वो काफी बार इंडिया ट्रैवल करते हैं। इंडिया के अंदर वो काफी सालों तक रहे, यहाँ के बहुत सारे ब्राह्मण प्रेस्टो स्कॉलर्स के साथ इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, उन्हीं के साथ रह करके इन्होंने संस्कृत को पढ़ना लिखना समझना सीखा। ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम के जितने भी हमारे टेक्स्ट थे रिलीजियस या फिलोसफिकल, उन सबको पढ़ा भी और ट्रांसलेट भी किया अरबिक और ग्रीक के अंदर। ठीक है, राइट। तो इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी द किताबुल हिंद, जो पूरा इंडिया के ऊपर लिखा था, जिसमें 80 चैप्टर्स थे। इसको अरबिक के अंदर इन्होंने लिखा था, उसमें हर तरीके के टॉपिक थे, रिलीजियस, फिलोसफिकल, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, सोशल कस्टम, लॉज, वेट्स, मेजर्स, आइकनोग्राफी एटसेट्रा। ठीक है, और इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता था, ये जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करते थे पहले एक क्वेश्चन होता था, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता था सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बेस पे कि अच्छा एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमारे इंडियन के अंदर बहुत सारी चीजें थी। ऑल्दो हमें पढ़ाए जा रहे हैं 3 फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी जिन भी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी कि हमें कुछ अपना खुद का इतिहास ना पढ़ाया जाए, राइट। ही वाज स्टडीइंग फिलोसफी हियर, ही वाज स्टडीइंग एस्ट्रोनॉमी हियर, कि कैसे यहाँ पे बैठे हुए लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चांद से किसी प्लैनेट की कितनी दूरी है, सूर्य से किसी प्लैनेट की कितनी दूरी है, उस सबको कैलकुलेट करके लिख के गए थे। हमें कभी भी वो नहीं पढ़ाया जाएगा, राइट, बिकॉज इन्हें हमारा ब्रेन वॉश करना है, जो ये काफी हद तक कर चुके हैं। और इतने सालों की आजादी के बाद भी हम अपना वो तो पढ़ना छोड़ो, हम आज तक उसी चीज को रिपीट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि बहन को हिस्ट्री पसंद नहीं है। हिस्ट्री पसंद है, लेकिन जो हमें पढ़ाई जाती है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत बुराइयां करती रहती हूँ, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, राइट। तो इन्होंने उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा, बिकॉज एक्चुअली वी एज इंडियंस हैड अ वेरी एडवांस्ड एजुकेशनल सिस्टम, राइट। हमारे इतने अच्छे लॉ थे, इतने अच्छे सोशल कस्टम्स थे, इतना सब कुछ हमारे पास था, राइट। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे एक रीजन होता था। ठीक है, कि हम अपनी फर्स्ट ग्रोव को सेलिब्रेट कर रहे हैं बैसाखी की फॉर्म में, दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी वर अ वेरी पीसफुल नेशन, राइट, जिसके में एक्चुअली अल बरूनी का भी इंटरेस्ट आया। लेकिन अल बरूनी ने जो कुछ इंडिया के बारे में पढ़ा, ऑथर हमें वो कुछ नहीं पढ़ाएगा, जो इसने बुराइयां की वो हमें पढ़ाएगा कि ये पढ़ो, ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है, इंसान की कमियां गिनो, अच्छाइयां मत देखो उसमें। तो यही हमें कुछ सीख मिलती है हमारी हिस्ट्री की बुक से। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हर चैप्टर का अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से होती थी, एंडिंग कंपैरिजन के साथ होती थी, कि इंडियन कल्चर को बाकी कल्चर के साथ वो कंपेयर करते थे। तो काफी सारे लोगों ने बोला है कि इनका जो बैकग्राउंड होता था वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, मे बी इसलिए पैटर्न फॉलो करते थे, बट दिस इज अ गुड एक्चुअली पैटर्न कि स्टार्टिंग में द क्वेश्चन, देन फिर आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, देन फिर एंड में आपने कंपेरिजन किया है बाकी दूसरे कल्चर्स या प्रैक्टिसेस के साथ।
ठीक है। अब अल बरूनी ने बेसिकली संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट को काफी हद तक, बहुत सारे टेक्स्ट जो यहाँ पे थे उसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट करने का काम किया है, एंड समहाउ ही बिकेम वन ऑफ द वाइटल सोर्स, जिनकी बुक थी या जो भी इन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं उससे लोग इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में काफी कुछ जान पाए अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है किताबुल हिंद के ऊपर लिख दोगे, अच्छा खासा मैंने बता दिया है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो आता था, मे बी 1 मार्कर में आ सकता है, एक ब्लू बॉक्स में दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि जो हम हिंदू पहले हिंदू बोलते हैं, अपने आप को हिंदुज्म बोलते हैं, राइट, तो ये ओल्ड पर्शियन से आया है, ओल्ड पर्शियन टेक्स्ट से आया है कि 615 सेंचुरी के अराउंड नाम दिया गया था, बिकॉज हमारा जो लोकेशन है दैट इज नियर बाय द सिंधु रिवर, इंदस रिवर के पास है, तो सिंधु से नाम रख दिया गया था हिंदू। ठीक है, एंड अरब्स ने इसी नेम को अडॉप्ट किया, दे स्टार्टेड कॉलिंग दिस रीजन एज अल हिंद एंड इट्स पीपल एज हिंदी। ठीक है, उसके बाद जब तुर्क्स आए तो उन्होंने हिंदू टर्म का यूज करना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग द लैंड हिंदुस्तान, और यहाँ की लैंग्वेज को हिंदवी। राइट, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अरब्स ने क्या नेम अडॉप्ट किया, या फिर हिंदू किससे रिलेटेड है, सिंधु से रिलेटेड है। तुर्क्स जब आए तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज को क्या बोला, हिंदवी बोला, लैंड को क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। ठीक है, ओके, तो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अल बरूनी, कैसे वो गजनी एम्पायर में एज अ होस्टेज बन के गए थे, एंड धीरे धीरे फिर जब उन्होंने पंजाब वाले एरिया को भी कंट्रोल कर लिया तो इंडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने काफी सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, ब्राह्मण प्रेस्ट के साथ रह करके बहुत सारी पढ़ाई यहाँ की पढ़ी। ठीक है, दूसरा इब्न बतूता, इब्न बतूता की अगर हम बात करते हैं, इन्हें ग्लोबल ट्रोटर कहा जाता है, यानी घुमक्कड़ कहा जाता है, बिकॉज बिफोर कमिंग टू इंडिया ये और भी बहुत सारे प्लेसेस को विजिट कर चुके थे, मक्का, सीरिया, इराक, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक ट्रैवलॉग लिखा था बेसिकली अपना पूरा, जिसका नाम रिहला था। राइट, इसको अरेबिक में लिखा था, इन्होंने अपनी पूरी जर्नी जहां भी ये गए हैं 14th सेंचुरी में इंडिया के अंदर, उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर किया हुआ है। इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म तंजीर मोरक्को के अंदर हुआ था, एंड ही यूज्ड टू कम फ्रॉम अ हाईली रिस्पेक्टेड एंड एजुकेटेड फैमिली, जिनका काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रहता है शरिया के अंदर, जो कि इस्लामिक रिलीजियस लॉ होता है। ठीक है, ओके, तो बैकग्राउंड हमने देख लिया, कहां से आए हैं, घुमक्कड़ कहा जा रहा है, अपनी एक ट्रैवलॉग लिखी है रिहाला। राइट, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कब आते हैं, ये बहुत ज्यादा ये एक एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, शौक है दुनिया घूमने का, बुक लिखने का भी शौक है, अपनी पूरी पूरी जर्नी लिख रहे हैं, जो यात्रांतरण है कि यात्रा के दौरान जो भी उनका वो रहा इनसाइट, वो सारी चीजें लिखते हैं। राइट, सो इंडिया आते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस टाइम के हमारे दिल्ली के सुल्तान थे, उनसे इंस्पायर होकर के कि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस हैं स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को लेकर के, उनके पास बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट आते रहते थे, उससे इंप्रेस होकर के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब सुल्तान जो होते हैं वो भी इनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और इन्हें दिल्ली कोर्ट का काजी बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है। ठीक है, अब काफी सालों तक इनकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कुछ सालों बाद राजा की और इसकी बिगड़ जाती है, तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, फिर से इसको वापस से बुला लिया जाता है इंपीरियल सर्विसेज के अंदर, फिर ये दोबारा से कोर्ट के अंदर रह करके काम करने लगता है। ठीक है, यहां तक कि ये सुल्तान के एनवॉय के साथ मुगल रूलर चाइना से मिलने के लिए भी गया था, वहां पे भी होकर के आया। ठीक है, एंड चाइना एक्सप्लोर करने के बाद इसने कहा कि यार अब बहुत हो गया घूमना फिरना, अब अपने घर चलते हैं, तो 1347 के अंदर ये वापस से चले जाता है। आया कब था, 1333 में आया था, एक साल में चला गया, नहीं सॉरी एक साल में नहीं गया, 1347 में, काफी सालों बाद गया है। ठीक है, लगभग 10 और 14-15 सालों बाद गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनके अकाउंट्स को काफी कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के साथ, क्योंकि मार्को पोलो ने भी काफी कंट्रीज को एक्सप्लोर किया था, वो सारे अकाउंट्स लिखे थे। राइट, वो भी चाइना गए थे, फिर who visited चाइना एंड वेनिस से चाइना और इंडिया दोनों कंट्रीज में गए थे, तो काफी बार इनके अकाउंट को वहां से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस लिखा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने सिटीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, नए कल्चर, पीपल, बिलीफ, वैल्यूज, इन सब चीजों के बारे में लिखा है ड्यूरिंग द ट्रैवल, जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है वो सब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, किसमें, रिहाला में। ओके, ट्रैवलिंग कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि एट टाइम्स ट्रैवल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और हजार्डियस भी हो जाता था, कि एक बारी इन्हें पूरे के पूरे रोबर्स, चोरों ने घेर लिया था एंड फिर इनका सारा सामान लूट लिया था। राइट, तो जब ये मोरक्को वापस आते हैं, ये घुमक्कड़ी करके कितने सारे देशों के अंदर घूर करके, तो वहां के जो लोकल रूलर होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि इनकी जो ट्रैवल स्टोरीज है उनको हमें भी रिकॉर्ड करा करके रखना चाहिए, सो दैट हम भी पढ़ पाए कि अच्छा देश दुनिया भर के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक पेंटिंग भी हमें देखने को मिलती है कि रोबर्स जो होते थे वो ट्रैवलर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते थे। ठीक है, ओके, तीसरे जो हमारे भाई साहब हैं जो इंडिया आए थे, दैट वाज फ्रैंकोस बर्नियर, अ डॉक्टर विद डिफरेंस। अब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के कल्चर को जानने के लिए, उसके सिस्टम के ऊपर नोटबुक्स बनाने के लिए, सारी चीजें लिखने के लिए। राइट, अगर हम देखते हैं कि पुर्तगीज से भी बहुत सारे नोटेबल ट्रैवलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। जेन बैप्टाइज्ड ट्रैवलर थे, जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हिस्ट्री के साथ साथ में अंग्रेजी भी कमजोर है। ठीक है,
तो वो इंडिया, एक फ्रेंच ज्वेलर होते थे, वो 6 बार इंडिया आए थे। ठीक है, मैंने कहीं तो क्वेश्चन देखा था कि पूछा गया था हु वाज द वन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स। तो नाम रखना, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ही केम टू इंडिया बिकॉज ही वर वेरी फैसिनेटेड। जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कंडीशंस होती थी, इन्होंने इंडिया को ईरान से कंपेयर किया है, राइट। सो ही केम, ही रोट मेनी थिंग्स, एंड ये लगभग 6 बार हमने देखा कि इंडिया आया, इतना इंप्रेस हो गया बंदा इंडिया से। ठीक है, अभी हम देखेंगे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रांकोस बर्नियर, इसने इतनी बुराइयां की, इतनी बुराइयां की है। फिर उसकी बुराइयां सुनने के बाद अगर हम सोच रहे हैं कोई बंदा 6 बार आया है, तो इसका मतलब कि जो कुछ हमें लिखा गया है या जो ये सब लिख के गए हैं, जरूरी नहीं है पार्थ की वो सच है, वो झूठ भी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। उसके बाद जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम बना वो तो निहायती ही इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। तो ये हो गया। तो ये सब लोगों के ओपिनियंस है, उनके एक्सपीरियंसेस है हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ये कुछ ट्रू नहीं है, राइट। जो भी हम पढ़ रहे हैं स्पेशली, वो तो मुझे लगता ही नहीं है, काफी हद तक ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है मनुकी की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक इटालियन डॉक्टर थे जो इंडिया आ गए और उसके बाद कभी वापस यूरोप ही नहीं गए। इन्हें इतना पसंद आया इंडिया, लेकिन इनको नहीं पढ़ाएंगे। मैंने क्या बताया कि बुराइयां जिसने लिखी होंगी उनको पढ़ाएंगे, अच्छाइयां जिसने लिखी उसको नहीं पढ़ाएंगे। पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इंडिया सोने की चिड़िया होता था, हमें पता नहीं चलना चाहिए कि इंडिया एडवांस था। हमें पढ़ाया जाएगा कि इंडिया एडवांस था ही नहीं, इंडिया बस रिलीजियस कंट्री था, और रिलीजन को भी इतने गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है, इतना खराब करके पढ़ाया जाता है जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है जिजर्ट रोबर्टो नोबली की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने भी काफी सारे इंडियन टेक्स्ट को काफी अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया है। सो पीपल वर क्यूरियस टू नो अबाउट इंडिया बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री हैड अ वेरी वास्ट, एनरिचिंग एंड डाइवर्स हिस्ट्री, जिसके अंदर एक्चुअली में काफी कुछ पढ़ने को था। और ये उन्हीं टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वेदों को और भी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते थे, राइट। नेक्स्ट है पुर्तगीज राइटर भी आए हैं, अभी भी तो हम पुर्तगीज राइटर की पढ़ रहे थे यार। एनीवेज दुरातेक बारोसाबा ये भी आए थे, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर। फिर 1960 ऑनवर्ड्स हमें काफी सारे डच, इंग्लिश, फ्रांस ट्रैवलर्स भी आते हुए देखने को मिलते हैं, और उन्हीं में से एक होते हैं हमारे फ्रांकोस बर्नियर, जो कि एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन भी थे। ये मुगल एम्पायर के टाइम पे आए थे, इन्होंने लगभग 12 साल यहाँ पे गुजारे और 12 लाख बुराइयां इंडिया की वो करके गए हैं। ठीक है, ये जो दारो सुखो उस टाइम पे होते थे, आई थिंक औरंगजेब के भाई थे, मोस्ट प्रोबेबली किसी तो राजा के भाई थे मुगल एम्परर के, उसके फिजिशियन की तरह भी रहे थे। हाँ, शाहजहां के बड़े बेटे थे। ओके, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, इन्होंने पूरे अपने जीवन काल के अंदर जो 12 साल ये यहाँ पर बिता करके गए हैं। यूरोप ऑलरेडी एक एडवांस नेशन है, राइट। यहाँ पे हमारा इतना हरासमेंट हो चुका था, इतना हमारा वो हो चुका था, मिसयूज हो चुका था कि हमारा सारा सोना वोना सब कुछ ऑलरेडी मुगल लेकर के जा चुके थे। 17वीं सेंचुरी तक तो बहुत बर्बादी हो गई थी, है ना। तो इन्होंने जो भी कंपैरिजन किया वो इंडिया का कंपैरिजन यूरोप के साथ करते थे, राइट। तो इन्होंने काफी एक्सटेंसिवली इंडिया के अंदर ट्रैवल किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखा, उन्होंने इंडियन की सोसाइटी को यूरोपियन सोसाइटी के साथ कंपेयर किया। उन्होंने पोर्ट्रे ये किया कि इंडिया तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है भैया, कुछ नहीं है इंडिया के अंदर, तो बहुत खराब देश है। ठीक है, और इनकी राइटिंग्स की अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर वो लेटर्स होते थे जो फ्रेंच ऑफिशियल्स को ये भेजते थे। इतना खराब देश होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने 200 साल यहाँ पे राज किया और हमारा खून चूसा। ठीक है, अब खराब किस सेंस में था वो हमें नहीं पता, उसके बावजूद भी आपके जैसे लोग आए जिन्होंने बहुत सालों तक सत्ता की, राज किया और अपने देशों को अमीर बनाया। ठीक है, बर्नियर के अगर हम कामों की बात करते हैं, देवर पॉपुलर अपॉन पब्लिकेशन एंड वाइडली रेड अक्रॉस, यूरोप के अंदर भी काफी हद तक उनको पढ़ा जाता था। ठीक है, ओके, पब्लिकेशन एंड इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो ट्रैवल अकाउंट्स थे वो पहले फ्रांस में जाकर के पब्लिश हुए 1670 और 1671 के आसपास। उसके बाद 5 इयर्स ऑफ पब्लिकेशन के बाद इनकी जो राइटिंग्स थी वो इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन के अंदर भी ट्रांसलेट करके अलग अलग कंट्रीज के अक्रॉस में बेची जाने लगी। ठीक है, उनके जो अकाउंट्स थे उसको लगभग फ्रेंच लैंग्वेज में 8 टाइम्स रीप्रिंट किया गया था और इंग्लिश के अंदर 3 टाइम्स रीप्रिंट किया गया था। यानी इतने उत्सुक थे ये लोग इंडिया के बारे में जानने के लिए कि इंडिया इतना पिछड़ा हुआ है ना। तो इसने काफी कुछ लिखा था भाई बुक के अंदर, लेकिन हमें पढ़ाया वही पार्ट जाएगा। ठीक है, दो इनकी जो ट्रैवल और जो राइटिंग्स थी देवर उससे काफी हद तक यूरोपियन ग्रुप्स के अंदर डिबेट होने लगा। इंडिया की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, रेम फेम उसको मिल गया था, उसके बारे में चारों दिन रात बातें हो रही थी, बहुत सारे लोग बैठ करके डिबेट कर रहे थे। दे स्टार्ट डिस्कसिंग इंडिया एज अ कंट्री, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज वी हैव एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो दैट इज मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ल्ड। ये तीनों का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया कि अल-बरूनी एज अ होस्टेज आया था, बहुत इंटरेस्टेड था, उसने किताबुल हिंद लिखा। इब्न बतूता ट्रैवलॉग की तरह उन्होंने रिहाला बुक को लिखा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा। बर्नियर जो आए थे उन्होंने हर चीज के अंदर ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करना स्टार्ट किया, इंडिया को यूरोप के साथ कंपेयर करके उसको नीचा दिखाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ल्ड, अल-बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन।
ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है कि लिंग्विस्टिक गैप बहुत ज्यादा था, बिकॉज इनिशियली संस्कृत नहीं आती थी, धीरे धीरे इन्होंने सीखना स्टार्ट किया, राइट, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। तो ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट था, बट ही वाज इंटरेस्टेड, तो उन्होंने काफी कुछ सीखा, पढ़ा और उसको ट्रांसलेट भी किया, ठीक है। अब इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर काफी कुछ लिखा है। इन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया पर्शियन या जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ, कि वहां पे भी एक कास्ट डिविजन हमें देखने को मिल रहा है, कि वहां पे नंबर 1 पे आपके नाइट्स या प्रिंसेस हैं, फिर आपके प्रेस्ट हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। तो सिमिलरली इंडिया के अंदर जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा वाला था, तो उन्होंने बोला सिमिलर हमें डिविजन अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो सोशल डिवीजन है ये इंडिया के यूनिक नहीं है, ये क्लास और कास्ट का डिवीजन आपको हर जगह पे देखने को मिल रहा है। ऑल्दो इन्होंने एक पॉइंट कहा कि इस्लाम के अंदर सारे जो मेन है वुमेन है, दे आर कंसीडर्ड इक्वल, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, वहां पे भी शिया सुन्नी होते हैं, राइट। तो अगेन ये जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ सही लिखा हुआ है, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस होता है कि उन्होंने किससे पढ़ा है, किससे सीखा है, कहां से देखा है, कहां से क्या किया है, ठीक है। तो इनके जो लिखे हुए हैं वो फैक्ट नहीं है, वो बिल्कुल लिख नहीं दिए गए हैं, दे आर जस्ट देयर ऑब्जर्वेशंस और देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है मेजरली, बाकी उनसे क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो किताबुल हिंद से ही आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। इब्न बतूता घुमक्कड़ इंसान था, जहां जाता था उसकी अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें लिख रहा होता था। बहुत इंप्रेस हुआ कि एक पान को देख करके, कि एक पत्ता है जिसको लोग खा रहे हैं, एक ऐसा कोकोनट है जिसके छिलके छील करके लोग खा रहे हैं, राइट। तो उसने काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस किए हैं, कुछ कुछ चीजें उसके लिए बहुत नई थी, ठीक है। उसने बताया, उसने इंडियन सिटीज और उसकी इकोनॉमी को बहुत डिटेल में लिखा है कि जो सिटीज है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, डेंसली पॉपुलेटेड है, लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कभी कभी बीच में थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस या वॉर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिल्ली वाज द लार्जेस्ट सिटी, उसके बाद दौलताबाद के बारे में भी इसने काफी कुछ लिखा है, राइट। बाजार जो थे देवर हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशियो कल्चरल एक्सचेंज होते थे, वहां पे मंदिर मस्जिद दोनों चीजें होती थी, पब्लिक परफॉर्मेंसेज होती रहती थी। तो काफी भरा फूला संसार उसने दिखाया है इंडिया को एटलीस्ट, ठीक है। अब बोलता है कि जो एग्रीकल्चर था वो प्रोडक्टिव था, 2 तरीके की क्रॉप्स हो रही है, राइट। तो ये सब चीजें उसने एक्चुअली में सही लिखी है। उसके बाद ब्रिटिशर्स इसीलिए तो आए हैं कि एग्रीकल्चरली कंट्री बहुत अच्छी है, मिनरल टर्म्स के ऊपर कंट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आए थे, ठीक है। और बोला कि सब कॉन्टिनेंट एक बहुत ही अच्छा ट्रेड नेटवर्क भी है, पोर्ट्स भी है, रेलवे लाइंस भी धीरे धीरे बाद में डेवलप हुई, ऑल्दो पहले नहीं हुई थी, बट मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बना हुआ है। इंडियन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करते हैं, कॉटन क्लोथ जैसा यहाँ पे मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता, मिसलिन क्लोथ्स मिलता है, सिल्क मिलता है, सेटन मिलता है, जिनकी कीमत इंडिया के अंदर बहुत कम है लेकिन बाहर जाकर के बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसने ये सारी चीजें लिखी। उसने बोला कि यहां तक कि जो स्टेट है वो मर्चेंट्स को सपोर्ट करता है, उनके लिए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिससे अगर हम बात करते हैं कि ऐसा नेटवर्क है कि अगर आपको पैदल जाना है सिंध से दिल्ली तक, अगर आप ट्रैवल करके जाओगे 50 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप सिर्फ 5 दिन में पहुंचा सकते हो, राइट। कि स्टेट ने काफी कुछ किया हुआ है मर्चेंट्स के लिए, उनके लिए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं जगह जगह पे, जो नेटवर्क है वो इतना फास्ट है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, अगर आपको क्रेडिट यानी पैसे भेजने हैं, राइट, या फिर आपको गुड्स को जल्दी डिस्पैच कराना है तो आप बहुत इजीली करा सकते हो। 2 तरीके का हमें पोस्टल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये, हमारे पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में काफी बार आ रहा होता है, या फिर 2-3 नंबर में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। 2 तरीके का यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है। पहला था उलक, जो हॉर्स पोस्ट होता था, यानी घोड़े के ऊपर कोई घुड़सवार जाता था और वहां पे जाकर के मैसेज घोड़े के थ्रू डिलीवर हो रहा था, जो हर 4 माइल के अंदर एक स्टेशन होता था, यानी हर 4 माइल बाद आपको 2-3 घोड़े दिखेंगे, एक घोड़ा इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे पूरा आपने एरिया को कनेक्ट किया हुआ था, एटलीस्ट सिटीज को कनेक्ट किया हुआ था। अक्रॉस इंडिया नहीं होगा बट कुछ एरिया काफी हद तक कनेक्टेड था, ठीक है। पहले टाइम पे ये थोड़ी ना होता था कि फटाफट रैपिडो करी, उबर किया या अपनी बाइक घुमाई निकल पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। तो या तो हॉर्स के ऊपर जा रहा है तो हर 4 माइल के ऊपर आपके पास एक हॉर्स वाला स्टेशन है जहां से लोग कनेक्ट करके अपनी मैसेजेस, पैसा वैसा जो कुछ भिजवाना है भेज सकते थे। दूसरा था दवा यानी फुट पोस्ट, ये हर माइल के ऊपर, राइट, हर माइल के ऊपर एक स्टेशन होता था। पर माइल में 3 स्टेशन होते थे जहां पे रनर, बहुत सारे लोग बैठे होते थे कि फटाफट मैसेज आया अगला गया। तो रनर जो होता था उसके हाथ में एक कॉपर की घंटी होती थी, जैसे ही वो दूसरे स्टेशन के पास पहुंचने वाला होता था वो समझ जाते थे, वो फटाफट खड़े हो जाते थे, उससे वो लेते थे जो भी मैसेज होता था और उसको आगे लेकर के जाते थे, राइट। तो यहां से जो लेटर का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से हमें देखता हुआ देखने को मिल रहा है कि जो पोस्टल सिस्टम था वो काफी एफिशिएंट था, काफी वेल ऑर्गेनाइज था, जो दोनों तीनों चीजों को सपोर्ट करता था। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सरकार को कोई इमीडिएट कानून वानून इधर से उधर पहुंचाना है तो वो हो जाता था, ट्रेड में बहुत हेल्प करता था, या मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी ये सिस्टम बहुत ज्यादा काम आता था, ठीक है।
तो यही आता है कि पोस्टल सिस्टम आपको बताना है मेडिवल इंडिया के अंदर एज ऑब्जर्व बाय इब्न बतूता। तो दो तरीके का था, उलक जो होर से था, हर 4 माइल पे एक स्टेशन होता था। दूसरा था आपका दवा, जो हर माइल के अंदर 3 स्टेशन होते थे जहां पे मैन एक फिजिकली रनर आपके पास अवेलेबल होता था। ठीक है, आपको ये भी आ सकता है कि अर्बन और इकोनॉमिक लाइफ जो इब्न बतूता ने डिस्क्राइब की कि बाजार वाइब्रेंट थे, बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती थी, बाजार के अंदर अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंसेस होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। इसके अंदर फिर आप इकोनॉमिक के लिए आप अपना पूरा पोस्टल सिस्टम वाला भी लिख सकते हो, विच विल हेल्प यू टू मेक अ गुड ब्रीफ्ड आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। तो यहां पे अगर हम फ्रैंकोस बर्नियर की बात करते हैं, अच्छा हमने डिटेल में पढ़ लिया कि उसने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है, इसने सिटीज इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। बर्नियर की अगर हम बात करते हैं तो बर्नियर तो कहता था कि भाई बड़ा घटिया है जहां पे आ गया हूं, 12 साल मुझे पता है कैसे निकाले हैं मैंने मेरे। ठीक है, तो इसने हर बात पे कंपेयर करना स्टार्ट किया, इंडिया को लेस एडवांस बताना स्टार्ट किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें बोला कि जो मुगल एम्पर है, काफी हद तक बातें सही भी है, ऐसा नहीं है कि सारी गलत है। उसने बोला कि मुगल एम्पर जो है वो सारी लैंड को ओन करता है, कोई भी प्राइवेट इनहेरिटेंस नहीं है, यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सारी लैंड सरकार के पास है। और इसी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है। फार्मर्स हैं जो वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत के अंदर है, उनसे लोग टैक्स भी मांगते हैं, उनसे काम भी कराते हैं और उनके पास खुद की जमीन नाम का फूटी कोड़ी नहीं है। ठीक है, इससे फार्मिंग पूरी खराब हुई पड़ी है। उसने बोला कि जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 या 3 में, कि लोग बहुत गरीब हैं या मिडिल क्लास में आते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ है, या फिर ऊपर आपकी एक वेल्दी एलीट बैठी हुई है। उसने मुगल किंग्स को बोला रूलर ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। ये यूजुअली जो मुगल एम्पायर बिल्कुल एंड होने वाला था, औरंगजेब का जब टाइम था उस टाइम पे मेजरली आया था। एंड उस टाइम तक इंडिया की कंडीशन जेन्युइनली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो सिटीज थी वो जेन्युइनली रूइन हो चुकी थी, पॉल्यूटेड हो गई थी, जो फील्ड्स हो गए थे वो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड हो गए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे टैक्सेस भी आ गए थे जिससे लोग बहुत ज्यादा तंग थे। ठीक है, तो ये यही कहता है कि हालांकि ये इसका कहना है, लेकिन अबुल फजल की अगर हम बात करते हैं, उसने जो मुगल रिकॉर्ड से किया उसमें बोला है कि जो लैंड रेवेन्यू होता था वो एक सॉर्जन टैक्स होता था। इसका मतलब ये नहीं होता था कि सरकार ही सारी लैंड को होल्ड या ओन करके बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला कि मे बी बर्नियर ने इस कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। ठीक है, लेकिन बर्नियर ने काफी कुछ लिख दिया था। हमने पढ़ा है कि उनकी जो राइटिंग्स है वो बार बार पब्लिश हुई हैं। उनकी जो राइटिंग्स है उसके बाद वहां पे जाकर के डिबेट्स हो रहे हैं यूरोप के अंदर, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मुगल एम्पायर, उनका जो स्ट्रक्चर था, राइट। तो इसने काफी हद तक वेस्टर्न थिंकर्स को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एंड जैसे मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर हिज पब्लिकेशंस एंड हिज रीडिंग्स ही केम अप विद द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, कि किस तरीके से जो ईस्टर्न रूलर्स है उनके पास एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट पावर होती है, लैंड स्टेट ओन होता है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं उस कंट्री के वो पॉवर्टी में रह रहे होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने, उसमें इंडिया का भी जिक्र हुआ था। उन्होंने बोला था कि प्री कॉलोनियल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो सोसाइटी थी वहां पे स्टेट मोनार्की या स्टेट डोमिनेंस हमें देखने को मिलता था, कि जो सारा सरप्लस होता था या सारी जो लैंड होती थी उसको स्टेट ही ओन करता था। ठीक है, तो वो कहता है कि मेजरली यहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप बन गए थे। एक वो है जो बड़े जमींदार से जिनके पास सारी लैंड है, वो लेबर्स को हायर करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो अनटचेबल लेबरर्स है या स्मॉल पीजेंट्स हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया था कि जो विलेज कम्युनिटीज थी वो ऑटोनोमस होती थी, स्टेट का बहुत कम इंटरफेरेंस होता था, जो जमींदार होते थे वही लोगों से काम कराते थे, सारी लैंड को ओन करते थे, साथ के साथ उनसे बहुत सारा पैसा भी कलेक्ट कर रहे होते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब जो इंपीरियल कोर्ट थी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उन्होंने जमींदार को बोल दिया कि भैया तेरे एरिया से हमें इतना गेहूं चाहिए, इतना अनाज चाहिए तो हमें लाके दे दे, और इतना टैक्स हमें कलेक्ट करके दे दे, हम तेरे मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर जमींदार अगर फेल हो जाता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने से, तो फिर स्टेट इंटरवीन करता था। तो जमींदारी सिस्टम हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलता है, और मार्क्स ने ऐसे सिस्टम को बताया था कि ये स्टेगनेट हो गया है और बहुत ही कम ग्रोथ हो गई है, क्योंकि जमींदार जो है वो बहुत ही ज्यादा एक पॉइंट के बाद करप्ट होते चले जाते हैं, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा खराब होते चले जाता है, एग्रीकल्चर खेती का प्रोडक्शन कम होते चले जाता है, और लोगों की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होते हुए जाती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अब ये अगेन बर्नियर से ही रिलेटेड था। उसी टाइम पे जब इसने ये सारी पब्लिकेशंस करना स्टार्ट किया, लोगों ने और थ्योरीज देना स्टार्ट की, तो ये सारा डिस्कशन तभी हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। तो बर्नियर ने डिस्क्राइब किया मुगल जो सिटीज थी उनको कैंप टाउन्स की तरह, राइट।
कि यहाँ पे अब एक पॉइंट के बाद जो आर्टिसंस होते थे उनके पास मोटिवेशन नहीं होता था, क्योंकि स्टेट जो था उनको ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, राइट। ऑल्दो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशियस मेटल्स एक्सपोर्ट होने लगे थे, गोल्ड सिल्वर दे फ्लोड इनटू इंडिया, राइट। तो बर्नियर ने ऑब्जर्व किया कि प्रॉस्परस मर्चेंट क्लास यहाँ पे बनती जा रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के थ्रू काफी अच्छा कमा रही है। टाउन्स वर अगेन डाइवर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, ट्रेड हब्स है, पोर्ट्स है, रिलीजियस साइट्स है। अगेन इसने मेंशन किया कि ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आपका जो निचला तबका है सोसाइटी का वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस होते जा रहा है और उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गई है। इसने मर्चेंट कम्युनिटी के बारे में काफी कुछ लिखा है कि जो मर्चेंट्स के ग्रुप थे वो कास्ट बेस्ड ग्रुप बनने लग गए थे, ठीक है, जिनको महाजन कहा जाता था, जिसको लीड करता था एक सेठ, है ना। हमने पढ़ा गिल्ड्स भी बन जाती है कि लेट्स सपोज मर्चेंट्स जो है, कोई बंदा है जो कॉटन में ट्रेड करता है या सैटन में करता है, सिल्क में करता है या स्पीसीज में करता है, स्पाइसेस में करता है, राइट। तो उनके खुद के ग्रुप बन जाते हैं कि साथ में मिलकर के ट्रेड कर लेते हैं किसी एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद के अंदर अगर हम बात करते हैं, सॉरी अहमदाबाद की बात करते हैं, तो ये ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को बोलते हैं महाजन, ठीक है। और इसको लीड कौन करता है? सेठ लीड करता है। तो अब कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पे महाजन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब काफी सारे महाजन मिलके अपना एक साथ में मिलके एक बड़ा ग्रुप बना लेते थे जिसको नगर सेठ रिप्रेजेंट करता था, कि यानी एक नगर के अंदर जितने भी महाजन हैं वो सब साथ में मिल गए हैं, तो साथ में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टाउन्स के अंदर हमें बहुत सारे अभी प्रोफेशनल क्लासेस भी उभरती हुई देखने को मिल रही थी कि बहुत सारे फिजिशियंस आ गए थे, हकीम या वैद्य, राइट। डॉक्टर्स की जगह अगर हम बात करते हैं, टीचर्स आ गए थे जो आपके पंडित होते थे, लॉयर्स वकील्स आ गए थे, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स आ गए थे, राइट। सिमिलरली पेट्रोनेज वो लोग होते थे जो लोकल पेट्रोन्स होते थे, कि कोई गायकी करता है ना, पोएट्स या फिर बार्ड्स हो गए, है ना। काफी सारे लोग ऐसे थे जो कोर्ट में ही रहते थे, यानी राजा के शासन में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होते थे जो जनरल पब्लिक में बाजार में थोड़ा बहुत कमा लेते थे, गा लेते थे, कुछ कमा लेते थे, उससे अपनी रोजी रोटी चला लेते थे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आपको फ्रैंकोस बर्नियर के व्यूज बताने हैं, कैसे ही इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो इसके अंदर एक तो आप वो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाला लिख सकते हो और एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी एशियाटिक मोड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, राइट, कार्ल मार्क्स। और उसके व्यू पॉइंट्स आप लिख ही सकते हो, काफी कुछ आप लिख के आए हो कि उसने बताया था कि मुगल जो एम्पायर था उसकी पूरी स्टेट ओनरशिप होने लग गई थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हैम्पर होने लग गई थी। दूसरा, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस आपको बतानी है मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया के टाइम पे कौन आया था? बर्नियर आया था। इसमें अब आपको नाम नहीं बताया तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि बर्नियर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे लास्ट टॉपिक था वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर्स। तो अगर हम बात करते हैं, जब इब्न बतूता सिंध के अंदर आया था, हमने पढ़ा कि वो एक बहुत ही रॉयल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मोरक्को के अंदर रहता था। वो वहां के राजा से इंप्रेस होकर के, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से इंप्रेस होकर के आया था। तो व्हेन ही केम टू इंडिया, ही बॉट विद हिम बहुत सारे हॉर्सेस लाया था, कैमल्स लाया था और बहुत सारे स्लेव्स लाया था एज अ गिफ्ट, ठीक है। अब इनके गट्स देखो, इनकी कर्टसी देखो। वन वे दे आर ब्रिंगिंग स्लेव्स कि लीजिए इनको स्लेव्स लीजिए, ऑन द अदर हैंड दे आर टॉकिंग अबाउट सती, दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट। ये उन्हीं वुमेन्स को लाते थे गिफ्ट करने के लिए राजा लोगों को, राइट। सो दिस इज द हिपोक्रेसी, ठीक है। यही बोलता है कि मुल्तान में जब मुल्तान भी जब उन्होंने विजिट किया था, उसके गवर्नर को उन्होंने एक स्लेव, एक हॉर्स या बाकी वैल्यूएबल गुड्स गिफ्ट किए थे, राइट। So this is the hypocrisy. Okay, anyways, तो इब्न बतूता ने यह भी बताया कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को एक बारी उनके किसी प्रीचर ने, ठीक है, रिवॉर्ड भी किया था, वंस रिवॉर्डेड। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने अपने किसी प्रीचर को, नसरुद्दीन करके था, उसको रिवॉर्ड किया था, 200 स्लेव्स उसको गिफ्ट में दिए थे, राइट। तो रोल ऑफ स्लेव्स क्या होता था? बहुत सारी फीमेल स्लेव्स जो होती थी उनको म्यूजिशियंस या डांसर्स की तरह यूज किया जाता था, या फिर नोबल्स के ऊपर स्पाई करने के लिए गलत तरीके से उनको यूज किया जाता था। दे वर आस्क्ड टू हैव रिलेशनशिप विद नोबल्स एंड फिर वो उनसे बातें उगलवा करके ला करके राजा को ला करके दे रही होती थी। अब इनको बेचा भी जाता था, इनके प्राइसेस बहुत कम होते थे, लोग हाउस होल्ड वर्क के लिए इनको रख रहे होते थे। टास्क यही होता था कि अच्छा, राजा, आपने कुछ जोधा अकबर देखा होगा आई थिंक, है ना, कि उसके अंदर डोलियां होती है, उसके ऊपर महारानियां और राजा को बैठा करके लेकर के जाया जा रहा होता था। तो उन डोलों को कैरी करने के लिए भी स्लेव्स को लेकर के आया जाता था, ठीक है। सो स्लेव्स हैव बीन पार्ट ऑफ आवर किंगडम। हम अब अगर अपने राज्य महाराजे देखते हैं उसमें भी स्लेव्स का पार्ट था, राइट। बट यहाँ पे स्लेव्स को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है एज म्यूजिशियंस, एज डांसर्स, टू स्पाई, राइट, एंड फिर वो उनको गिफ्ट भी कर रहे हैं। और फिर यही लोग सती के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं कि अच्छा, तुम्हें पता है इंडिया डिसएडवांस कंट्री है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, वुमेन्स के राइट नहीं है, वहां पे सती कराया जाता है, जो कि एक्चुअली वाजंट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। दे हैड टू डू इज, ये सारी जो सती वाज
कौन सी मूवी थी यार, मैं भूल गई हूँ, कि उन्हें क्या करना पड़ता था, जोहर करना पड़ता था, राइट। जोहर वाज अ प्रैक्टिस दैट केम इनटू आवर एग्जिस्टेंस व्हेन मुगल रूलर्स आकर के हमारी फीमेल्स के साथ, राइट, उनके हस्बैंड्स को मार करके उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते थे, उनको किडनैप करते थे, या वट एवर दे यूज टू डू विद देम। उससे बचने के लिए फीमेल्स ने खुद को बचाने के लिए जोहर नाम की प्रैक्टिसेस की थी, या जो हमारी पर्दा प्रथा है कि घूंघट किया जाता है, वो सब होने लगा था, राइट। दैट वाज बिकॉज ऑफ द मुगल, जो भी ये लोग आए, राइट, इन्वेडर्स जो आए, है ना, उनके लिए होने लगा था। बट एनीवेज वही है कि इब्न बतूता का आपको ऑब्जर्वेशन बताना है फीमेल स्लेव्स के बारे में, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली बर्नियर ने सती की प्रैक्टिस को चूज किया, ठीक है। सती वाज प्रेवलेंट इन मुगल इंडिया, स्पेशली राजपूत एलिट्स के अंदर, जहां पे कुछ फीमेल्स जो थी वो वॉलंटरली अपने आप को सती कर रही होती थी, कुछ को फोर्स किया जाता था। अगेन इट वाज नॉट पार्ट ऑफ अवर कल्चर, इट इवॉल्व्ड, ठीक है। वी हैव टू अग्री टू एन एक्सटेंट कि ठीक है, अगर एक बार इवॉल्व हो गई है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पीपल आर फॉलोइंग इट। हमारे रिलीजन में या कल्चर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यही था। बट सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि वुमेन्स का बहुत ज्यादा रोल था, बहुत एक्टिव रोल था एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर भी। तो हर स्पीयर के अंदर हमें वुमेन्स का रोल भी देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन यही है कि जो ट्रैवलर्स के अकाउंट होते हैं, जो बाहर से आए हैं, उनसे हमें काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स देखने को मिल रहे हैं, जानने को हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें ये बताते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी। किसी को कोई चीज गलत लगी हो लेकिन एक्चुअली में वो सही हो, राइट। मे बी उसने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया हो, मे बी उसने किसी का टेक्स्ट पढ़ा हो जिसमें गलत लिखा हुआ था, उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसने अपने टेक्स्ट में भी लिख दिया है, राइट। सो दीज आर ऑल सिचुएशंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे परसीव्ड, व्हाट दे सो और व्हाट दे माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो पूरा पूरा मानने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो जो हमें काम का लगता है उससे हम उन सब चीजों के बारे में देख सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, तो इंपॉर्टेंस आप यही बता सकते हो कि हमें काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स देखने को मिलते हैं, काफी सारी अच्छी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। वी गेट टू नो मोर अबाउट दिस टाइम्स, की उस टाइम का लाइफस्टाइल कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, एवरीथिंग वी यूज्ड टू गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा है। पहला था अल बरूनी, जो कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। इन्वेजन के अंदर पहले गजनी एम्पायर में आते हैं, फिर उसके बाद इंडिया जब गजनविद एम्पायर के अंदर आ गया तो काफी सारे इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं इंडिया के साथ, और ये एक किताब लिखते हैं, किताबुल हिंद, एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए, ठीक है। इन्होंने कास्टिज्म के बारे में लिखा है। उन्होंने यही बोला है कि कास्टिज्म कोई खास यूनिक है नहीं, हर कंट्री में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे आए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता ने रिहाला लिखी, उसमें इंडियन सिटीज के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है, अर्बन लाइफ के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने पोस्टल सिस्टम के बारे में काफी कुछ लिखा है, ठीक है। इसके पैरेलली इन्होंने एक चीज और की थी यार, हाँ, इन्होंने उसके बारे में स्लेव्स का बहुत ज्यादा जिक्र किया है। स्लेव्स के बारे में 8 टाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे हमारे आए हैं, यहाँ पे मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, कट हो गया होगा पीछे वाला फॉन्ट, बट इट्स ओके। इब्न बतूता के बाद थर्ड हमारे बर्नियर आए हैं। बर्नियर ने ईस्ट वेस्ट के साथ कंपेयर किया है, राइट। यहाँ के मुगल एम्पायर का पूरा पूरा ओनरशिप बताया है लैंड पे, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें खराब हो गई है। इसके अलावा इन्होंने मर्चेंट्स के बारे में काफी कुछ बताया है, राइट। तो इकोनॉमिक क्लासेस के बारे में इन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया है। एंड इसी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हमें जो मेन पढ़ने को मिला, दैट इज कार्ल मार्क्स वाला, काफी बार मे भी क्वेश्चन आ जाए, एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर की एक थ्योरी दी थी कि यहाँ पे प्री कॉलोनियल जो इंडिया था उसके अंदर मुगल एम्पायर का हमें एब्सोल्यूट मोनार्की या एब्सोल्यूट रूल देखने को मिलता है, स्टेट ही सारा सरप्लस रखता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।